हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्विज़ेस के इम्पोर्टेंट प्रश्न को अच्छे से उसका हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका व्याख्या जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा देखें, और अगर अच्छा कंटेंट लगे, आप की तैयारी में ये हेल्पफुल लगे, तो फिर इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी है। बैंकिंग, रेलवे, जो भी हो, सबके लिए इंडियन पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एसएससी में तो है ही महत्वपूर्ण। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत के प्रधानमंत्री का पद इनमें से क्या होता है? तो देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री का पद होता है ना, वो संविधान द्वारा गठित होता है। ठीक है, परंपराओं पर आधारित नहीं है, या फिर यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो संविधान द्वारा गठित होता है। क्लियर है? भारत के प्रधानमंत्री वैसे भी भारत गणराज्य के सरकार का मुखिया है। ओके, और भारत के प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख यानी शासनाध्यक्ष का पद होता है। तो ये बिल्कुल संवैधानिक है, आप सबको पता है। चुनाव के द्वारा फिर जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं वही हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? देखिए, राजस्थान में 11,152 राजस्थान में 11,152 ग्राम पंचायतें हैं। और राजस्थान से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। राजस्थान पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि देखिए, राजस्थान में जो है ना, टोटल जो है 11,152 ग्राम पंचायतें हैं, और पंचायत समितियाँ 346 हैं। तो ये एडिशनल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, पंचायत समितियाँ 346 हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जिसमें लिखा है कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित संशोधन है वो 73वां था। ये 73वां जो संशोधन था ना, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा जो है ना, ये 73वां संवैधानिक संशोधन जो है सो पारित किया गया था, और इसे फिर 24 अप्रैल को लागू किया था 1993 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में इसे लागू किया गया था। तो पहले जो है, आप सबको पता ही है कि कोई भी संशोधन है वो पारित किया जाता है, और जब उसे बहुमत मिल जाता है तो फिर उसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो यह 22 दिसंबर 1992 को पारित किया गया लोकसभा में, फिर नेक्स्ट डे राज्यसभा में 23 दिसंबर को, और फिर 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे एम.एन. राय जो है ना, दल विहीन प्रजातंत्र, ये सही सुमेलित नहीं है। एम.एन. राय जो थे वो दल विहीन प्रजातंत्र से नहीं थे। एम.एन. राय जो का मुख्य विचार जो था ना, वो नवीन मानवतावाद से संबंधित था। और अगर हम बात करें दल विहीन प्रजातंत्र की, तो दल विहीन प्रजातंत्र जो थी ना, वो जयप्रकाश नारायण की सोच थी। उसके बाद हम हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए, हंटर आयोग की अगर नियुक्ति की बात करें ना, तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और हंटर जो है ना, ये शिक्षा से संबंधित आयोग थी। ठीक है, जो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आता है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, मुख्य सचिव का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये मंत्रिमंडल के निर्णय को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाना, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री को परामर्श देना, हाँ, तंत्र में नेतृत्व प्रदान करना, ये सारे जो है ना, राज्य की शासकीय नीतियों में के निरूपण में सहायता करना, ये सारे जो कार्य हैं वो मुख्य सचिव के होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ग्राम पंचायत को निम्न में किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है, ग्रामीण एक्सप्रेस को जिला कलेक्टर द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रधान द्वारा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री इतने क्यों इंटरफेयर करेगी। और जिला प्रमुख जो होता है ना, वो जिला कलेक्टर, आप यहाँ पे ऑप्शन में है तो उसे उसके साथ जाइए। और जिला कलेक्टर जो है ना, वो निरीक्षण के बाद ही इसे भंग कर सकती है। तो ये अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान है। ठीक है, वैसे ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल का होता है, और कुछ राज्यों में 3 वर्ष का भी होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सच में 3 वर्ष का होता है, और किस राज्य में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, जैव संकल्पना की अगर बात करें ना, तो अरस्तु। ठीक है, राज्य की जो जैव संकल्पना है वो बिल्कुल अरस्तु की विचारधारा है।
ठीक है। अरस्तु को क्या बोलते हैं हम, जो है राजनीति विज्ञान के जनक भी बोलते हैं, ठीक है। और मैकियावेली और उसके बाद जो है, जो थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ये भी जो है समाज सुधारक रहे हैं और इनकी भी जो है सो अपने अलग अलग सिद्धांत हैं। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं। बिल्कुल इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनी, आपका द्विसदनी का मतलब आप समझ गए होंगे कि विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों चीज़ें जो होती है राज्य स्तर पे, वो टोटल 7 राज्य ऐसे हैं बिहार में भी है। लेकिन अगर हम पूरे भारत में देखें तो 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनी है, ठीक है। एक बार उनके हम नाम भी अगर देख लें, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, ये 7 राज्य हो गए जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? देखिए, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन जो है ना, वो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। यहाँ पे योजना आयोग बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है, ठीक है। किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना जो है सो अंतिम रूप जो है ना, खास करके राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर ही दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शुरुआत में जो है ना 1960 में जो है ये चीज़ें शुरुआत की गई थी, और उसके बाद जो है ना सिर्फ 10 वर्ष के लिए इसे रेन्यू बढ़ाया जाता है, फिर ये टाइम टू टाइम रेन्यू होता है। तो ये अनुसूचित जाति, जनजाति और आंग्ल भारतीय, तो ये बेसिकली एक ऐसा मुद्दा ही है माइनॉरिटी का, जिसके जो भी इस पे रूल्स बने हैं, इनको रिजर्वेशन है या इनसे रिलेटेड जो भी इनके अधिकार और कुछ एक्स्ट्रा इनके राइट्स मिले हैं ना, उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हटा सकती। और अभी भी कहीं ना कहीं है कि ये शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं वो मैक्सिमम अभी भी इसके बहुत ही बड़े हिस्से के लोग गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, ठीक है ना। आप एक बहुत बार ब्रॉड टर्म है, आप शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स और आंग्ल जो भी है इंडियंस, एंग्लो इंडियंस, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। तो इनके जो भी राइट्स हैं वो हर एक 10 साल के बाद रेन्यू कर दिया जाता है। ये अभी तक चलता रहा, ये 1960 से स्टार्ट हुआ और हर एक साल इसे 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें तो इसके जो तीन ऑप्शन दिए हैं ना, वो सारे के सारे सही है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज को अपनाने चाहिए बिल्कुल शामिल हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त ऐसे अन्य अधिकार जो व्यक्तियों को मिलने चाहिए बिल्कुल शामिल हैं। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को अपनाना चाहिए बिल्कुल शामिल हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, 1 2 3। तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने जाने थे? देखिए, सांप्रदायिक आधार पर अगर हम चुनने की बात करें तो उस टाइम केवल 150 सदस्य चुने जाने थे, ठीक है। जिसमें ऊपरी सदन को आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसमें 260 सदस्य होते थे, और 260 सदस्यों में 156 सदस्य प्रांत के और 104 सदस्य जो थे वो रियासतों के प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और 156 सदस्यों में से जो 150 सदस्य थे ना, 150 जो हमारा ऑप्शन है, 156 में से जो ये 150 सदस्य थे उनका चुनाव जो है ना सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख की सीटें भी आरक्षित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? अगर हम बात करें स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है, तो इसमें आपको देखना है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। बिल्कुल, स्वतंत्रवाद का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वतः उदारीकरण या प्रवृत्ति या बर्ताव, धार्मिक रूढ़िवादिता। स्वतंत्रतावाद का मतलब है कि सामाजिक रूप से भी स्वतंत्रता, राजनीतिक पहलुओं और आर्थिक हर एक तरह के पहलुओं की स्वतंत्रता, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रतावाद को उदारवाद भी बोलते हैं और इंग्लिश में लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। संविधान में के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहेगा? बहुत ही आसान प्रश्न, आप सबों को पता होगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है, ठीक है। अब जो भी अनुच्छेद हैं उनको आपको जानना है एटलीस्ट,
कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके लिए भी रिलेटेड मैं फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अब आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपने टॉपिक्स बताएं जिस पे को लेकर के हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और आप सबके डाउट्स के लिए। ये एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है पॉलिटिकल साइंस का, जो आगे अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।